आज हम आपके साथ एक और सच्ची घटना पर नजर डालने जा रहे हैं। तारीख 12 अप्रैल 2021। स्थान भारत के झारखंड राज्य का जमशेदपुर शहर। दीपक कुमार नाम का एक आदमी अपने दोस्त रोशन को सुबह 9:30 बजे फोन करके अपने घर लंच पर आमंत्रित करता है। हालांकि रोशन कहता है, दीपक, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं किसी और दिन तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन दीपक बार बार जिद करता है, कहता है, तुम्हें आज मेरे घर आना ही होगा। दीपक की जिद की वजह से रोशन कहता है, अगर मैं बेहतर महसूस करता हूं तो मैं दोपहर में जरूर आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको दोपहर 1 बजे तक अपनी सेहत के बारे में अपडेट करूंगा। अब दोपहर का 1 बज चुका था, लेकिन रोशन ने अभी भी दीपक को फोन नहीं किया था। इसलिए इस बार दीपक ने रोशन की पत्नी आराडिया को फोन किया और उसे लंच पर आने का अनुरोध किया। दीपक की विनती सुनकर आराडिया मना नहीं कर पाई और बोली, हम दोनों तुम्हारे घर जरूर आएंगे। करीब 2:30 बजे रोशन अपनी पत्नी आराडिया, अपनी 1 साल की बेटी और अपने साले अंकित के साथ दीपक के घर पहुंचता है। दरअसल अंकित दिल्ली में रहता था और अक्सर अपनी बहन आराडिया से मिलने जमशेदपुर आता रहता था। 12 अप्रैल को अंकित भी रोशन और आराडिया के घर पर था, इसलिए उन दोनों ने अंकित को भी दीपक के घर लाने का फैसला किया। वे चारों अपनी कार से दीपक के घर पहुंचते हैं, जहां दीपक उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत करता है। हालांकि अंकित को देखकर दीपक काफी हैरान हो जाता है। फिर भी वह उन सभी को अपने लिविंग रूम में ले जाता है और उनसे बैठने के लिए कहता है, जबकि वह सबके लिए पानी लाने जाता है। लेकिन यह देखकर आराडिया दीपक से कहती है, तुम पानी क्यों ला रहे हो? तुम्हारी पत्नी वीणा कहाँ है? इधर दीपक ने आराडिया से कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन जब तुम सबने लंच पर आने का प्लान कैंसिल कर दिया, तभी वीणा दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर चली गई। तब दीपक कहता है, अब मैं घर पर अकेला हूं, इसीलिए मुझे लंच का सारा इंतजाम खुद ही करना होगा। जवाब में आराडिया कहती है, अगर तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है, तो तुमने हमें आज क्यों बुलाया? हम किसी और दिन लंच प्लान कर सकते थे। उसने यह भी कहा, अगर तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है तो हम किसी और दिन आ सकते हैं। लेकिन दीपक ने आराडिया को आश्वस्त करते हुए कहा, चूंकि तुम पहले ही मेरे घर आ चुकी हो, इसलिए मैं किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देता हूं। यह सुनकर रोशन और आराडिया सहमत हो जाते हैं और फिर सभी सोफे पर बैठ जाते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। इस बीच रोशन की 1 साल की बेटी को टॉयलेट जाना होता है, इसलिए आराडिया उसे वहां ले जाती है। लेकिन उसके ठीक पीछे रोशन भी आ जाता है। अब लिविंग रूम में सिर्फ दीपक और अंकित ही थे। लेकिन अचानक रोशन और आराडिया को अंकित की चीखें सुनाई देती हैं, और जब वे लिविंग रूम में वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि दीपक अंकित पर हथौड़े से लगातार हमला कर रहा है। रोशन को समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि दीपक ने अंकित पर इतनी बेरहमी से हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब रोशन ने अपने साले अंकित को दीपक के हमले से बचाने की कोशिश की, तो दीपक ने रोशन की बेटी को पकड़ लिया और उसे धमकाने की कोशिश की। लेकिन जब रोशन ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, तो दीपक ने उस पर भी हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे वह कई बार घायल हो गया। हालांकि रोशन किसी तरह अपने साले, पत्नी और बेटी को दीपक के चंगुल से बचाने में कामयाब रहा। हालांकि इस मारपीट में अंकित के सिर से काफी खून बह रहा था, इसलिए रोशन ने खून बहने से रोकने के लिए उसके सिर पर रुमाल बांध दिया। इसके बाद सभी अपनी कार में सवार होकर सीधे आनंद मेमोरियल अस्पताल पहुंचे और अंकित को भर्ती कराया। साथ ही रोशन को भी कुछ चोटें आई थीं, इसलिए डॉक्टरों ने उसका भी इलाज किया। लेकिन रोशन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि दीपक ने उन पर इतना बेरहमी से हमला क्यों किया। इसके बाद रोशन ने दीपक के साले विनोद को फोन किया और सारी बात विस्तार से बताई। यह सुनकर विनोद काफी हैरान रह गया और उसने अपने छोटे भाई आनंद साहू को पूरी बात बताई। यह खबर सुनने के तुरंत बाद शाम करीब 4 बजे विनोद और उसका परिवार दीपक कुमार के घर गया, यह देखने के लिए कि उनकी बेटी वीणा सुरक्षित है या नहीं। हालांकि तब तक दीपक अपना घर बंद करके भाग चुका था। लेकिन तभी विनोद ने देखा कि एक कमरे में एसी चालू है। इससे पहले कि विनोद और उसका परिवार कुछ कर पाता, रिंकी घोष की मां, बहन और मौसी उसे ढूंढते हुए दीपक के घर पहुंच गईं। दरअसल रिंकी दीपक के घर उसकी सबसे छोटी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आती थी।
रिंकी हर रोज सुबह 11 बजे दीपक के घर पहुंचती और करीब 1 बजे घर लौटती। उस दिन रिंकी अपना फोन भी घर पर ही छोड़ गई थी, क्योंकि उस समय उसकी छोटी बहन की ऑनलाइन क्लास चल रही थी। इसलिए जब रिंकी समय पर घर नहीं पहुंची तो रिंकी के घर वालों ने दीपक को फोन भी किया। हालांकि दीपक ने बताया कि रिंकी काफी पहले ही उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाकर घर से चली गई थी, लेकिन अब दीपक की ये सारी हरकतें और बयान देखकर रिंकी और वीणा के घर वाले काफी परेशान हो रहे थे। इसलिए वीणा के भाई विनोद ने रिंकी के घर वालों से बात करने के बाद दीपक के घर का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। इसके बाद विनोद घर के अंदर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ बाहर आया। जब सभी ने विनोद से पूछा कि उसने क्या देखा तो उसने बताया कि उसकी बहन वीणा और उसकी दोनों बेटियों की खून से लथपथ लाशें उनके कमरे में पड़ी थीं। यह सुनकर वीणा के बाकी घर वाले और कुछ पड़ोसी भी घर के अंदर गए और अंदर का नजारा देखकर वीणा के भाई विनोद और आनंद और उनके घर वाले गमगीन हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन वीणा और उसकी 2 बेटियों की लाशों के बारे में सुनकर रिंकी की मां और बहन रिंकी के बारे में बहुत चिंतित हो गईं। इसलिए वे भी रिंकी को खोजने के लिए घर के अंदर चली गईं। लेकिन उन्हें रिंकी किसी भी कमरे में नहीं मिली, इसलिए वे जाने लगीं। तभी उन्हें रसोई में एक दीवार के पास रिंकी की एक चप्पल दिखाई दी, जिसने उन्हें फिर से सभी कमरों की सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए प्रेरित किया। जब वे उस कमरे में दाखिल हुए जहां वीणा और उनकी बेटियों की लाशें पड़ी थीं, तो उन्हें वहां एक बॉक्स बेड दिखाई दिया। जब इन लोगों ने उस बॉक्स बेड का ढक्कन उठाया तो उन्हें अंदर रिंकी घोष की लाश मिली। रिंकी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर सिर्फ आधे कपड़े थे और उसके हाथ पीछे रस्सी से बंधे हुए थे। साथ ही रिंकी का स्कूटर दीपक के घर के पिछवाड़े में खड़ा मिला। अब एक ही घर में 4 लोगों की हत्या की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और जल्द ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो उन्हें कमरे की दीवारों पर खून के छींटे मिले। इसके अलावा तलाशी के दौरान पुलिस को खून से सना हुआ हथौड़ा और शराब की एक बोतल भी मिली। फॉरेंसिक टीम को कमरे में एक तौलिया भी मिला जिस पर शुक्राणु के निशान थे। रिंकी के नग्न शरीर पर शुक्राणु की मौजूदगी और तौलिया से पुलिस को लगा कि रिंकी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ होगा। एक ही घर में 4 शव मिलने से सभी का शक स्वाभाविक रूप से घर के मुखिया दीपक कुमार पर गया। पहला कारण यह था कि उसने रिंकी के परिवार से झूठ बोला था कि वह उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर चली गई है। दूसरा कारण यह था कि दीपक खुद भी अब अपने घर से गायब था और किसी को उसका पता नहीं था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहन जांच पूरी करने के बाद चारों शवों को नजदीकी अस्पताल भेज दिया। हालांकि सभी शवों का पोस्टमार्टम 13 अप्रैल की सुबह किया गया। इस बीच पुलिस 12 अप्रैल की रात से ही दीपक की तलाश कर रही थी। अब पुलिस को दीपक के ससुराल वालों यानी वीणा के परिवार से एक कहानी पता चलती है। पिछले कुछ दिनों में दीपक और वीणा के घर के आसपास चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई थीं। इसी वजह से कुछ दिन पहले ही वीणा ने अपने सारे सोने के जेवर अपने माता पिता के घर रखवा दिए थे। हालांकि 12 अप्रैल की सुबह करीब 9:30 बजे दीपक अपने ससुराल गया और सारे जेवर वापस मांगे। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें खुलासा हुआ कि वीणा और उसकी दोनों बेटियों की हत्या सुबह की गई, जबकि रिंकी की हत्या सुबह 11 से 12 बजे के बीच की गई। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वीणा के सिर पर 2 गहरे घाव थे और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। इसके अलावा वीणा की दोनों बेटियों के सिर पर एक बार हथौड़े से वार किया गया। हालांकि रिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी भी हत्या हथौड़े से की गई, लेकिन रिंकी की हत्या के बाद उसके शरीर के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की गई। इन सभी विवरणों को जानने के बाद पुलिस का दीपक पर शक और भी बढ़ गया और उन्हें लगा कि दीपक ने अपनी पत्नी, दोनों बच्चों और ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी है, घर से सारा पैसा चुरा लिया है, अपने ससुराल वालों से सोना लूट लिया है और भाग गया है। इस समय पुलिस की नजर में दीपक कुमार वीणा, उसकी 2 बेटियों और रिंकी घोष की हत्याओं का मुख्य संदिग्ध था। इसके बाद दीपक के अंतिम जात स्थान का पता उसके फोन नंबर के जरिए लगाया गया, जिससे पता चला कि उसका अंतिम स्थान बिष्टुपुर नामक क्षेत्र में था, जो उसके घर से लगभग 2 मील दूर था।
हालांकि उसके बाद दीपक के फोन से कोई लोकेशन डेटा उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उसने उस स्थान पर अपना सेल फोन बंद कर दिया था। इस बीच पुलिस को कहीं से पता चला कि दीपक 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे के बाद एक जौहरी के पास गया था। इस सुराग के बाद पुलिस ने जौहरी से संपर्क किया, जिसने उन्हें बताया कि दीपक लगभग 109 ग्राम सोने के गहने बेचने के लिए उसके पास आया था। गहनों की कीमत 4,40,000 रुपये थी, लेकिन जौहरी ने दीपक से पूरा भुगतान करने के लिए कुछ घंटों का समय मांगा। दीपक दोपहर करीब 3 बजे जौहरी के पास लौटा, जहां जौहरी ने उसे 3 लाख रुपए नकद दिए और बाकी 1,40,000 रुपए 1-2 दिन में देने का वादा किया। जौहरी ने पुलिस को यह भी बताया कि दीपक जल्दी में लग रहा था, इसलिए उसने दीपक से बाकी 1,40,000 रुपए उसके भाई के खाते में ट्रांसफर करने को कहा। जौहरी इस व्यवस्था के लिए राजी हो गया और दीपक ने जौहरी की दुकान से निकलने से पहले जल्दी से अपने भाई का बैंक खाता नंबर दे दिया। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दीपक को पकड़ने के लिए उसके भाई और माता पिता के फोन पर निगरानी रख दी। साथ ही पुलिस ने दीपक को खोजने के प्रयास में उसके सभी रिश्तेदारों के घर का दौरा किया, लेकिन दीपक का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि 16 अप्रैल 2021 को पुलिस को पता चला कि दीपक के भाई के खाते में कुछ पैसे जमा किए गए थे और यह पैसे दीपक ने ही जमा किए थे। यह लेन देन झारखंड के एक अन्य शहर धनबाद में किया गया था, जो कि जमशेदपुर से लगभग 97 मील दूर है। इस सुराग के बाद जमशेदपुर पुलिस ने जल्द ही धनबाद पुलिस से संपर्क किया और दीपक को आखिरकार HDFC नामक एक निजी बैंक में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जमशेदपुर पुलिस पहुंची और आधिकारिक तौर पर दीपक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद दीपक ने पुलिस से कहा, अगर आपने मुझे आज नहीं पकड़ा होता तो मैं यह पैसा जमा करने और फिर आत्महत्या करने की योजना बना रहा था। इसके बाद दीपक ने 4 हत्याओं को अंजाम देने का एक ऐसा मकसद बताया जिसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। 2004 में जब दीपक ने वीणा से शादी की थी, तब वे जमशेदपुर में नहीं रहते थे। हालांकि 2012 में दीपक को टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड यूनिट में मैनेजर की नौकरी मिल गई। नतीजतन दीपक को अपने परिवार के साथ जमशेदपुर जाना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता गया, उनकी जिम्मेदारियां और खर्चे भी बढ़ते गए। दीपक ने अपनी चिंताएं अपने दोस्त प्रभु से साझा की, जिन्होंने सुझाव दिया कि वह अपनी नौकरी के साथ साथ कोई दूसरा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। प्रभु ने दीपक को ट्रांसपोर्टेशन व्यवसाय में किस्मत आजमाने की सलाह दी। अब दीपक के पास एक आइडिया तो था, लेकिन उसके पास इस व्यवसाय में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। हालांकि दीपक के पास एक पुश्तैनी घर था और यह देखकर प्रभु ने सुझाव दिया कि अगर संभव हो तो दीपक अपना पुश्तैनी घर बेचकर कारोबार शुरू कर सकता है। दीपक को यह विचार बहुत पसंद आया, इसलिए उसने अपना पुश्तैनी घर 40 लाख रुपए में बेच दिया और 20 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। बचे हुए 20 लाख रुपए से दीपक ने 2 ट्रक खरीदे। शुरुआत में दीपक का साइड बिजनेस काफी अच्छा चला और वह अपने निवेश के पैसे भी बहुत सफलतापूर्वक वसूल कर रहा था। लेकिन बाद में 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस फैलने लगा, जिसके कारण दीपक के कारोबार समेत सभी कारोबार बंद हो गए। हालांकि तब रोशन ने दीपक से कहा कि वह अपने दोनों ट्रक किसी स्टील कंपनी को लीज पर दे सकता है। यह सुनकर दीपक को लगा कि अगर रोशन यह सुझाव दे रहा है तो यह एक अच्छा विचार होगा। इसलिए बिना किसी औपचारिक समझौते के उसने अपने दोनों ट्रक रोशन को सौंप दिए। रोशन ने दीपक के ट्रकों को कंपनी के लिए काम करवाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन वह ट्रकों से होने वाली कमाई का एक छोटा हिस्सा ही दीपक को देता था। कुछ समय तक तो दीपक ने इसे बर्दाश्त किया, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि कैसे उसने अपना पैतृक घर बेचकर अपना साइड बिजनेस शुरू किया। फिर भी उसे अब तक दोनों ट्रकों से कोई मुनाफा नहीं हुआ था और दीपक ने इसके लिए प्रभु और रोशन को जिम्मेदार ठहराया। यहीं से दीपक के मन में रोशन और प्रभु से बदला लेने की भावना पैदा हुई। इस दौरान दीपक ने सोचा कि एक दिन वह रोशन और प्रभु को अपने घर लंच पर बुलाए और फिर हथौड़े से उन दोनों की हत्या कर दे। यह विचार दीपक के दिमाग में कुछ मिस्ट्री और थ्रिलर वेब सीरीज देखने के बाद आया।
लेकिन फिर दीपक ने यह भी सोचा कि 2 हत्याएं करने के बाद पुलिस उसे पकड़ सकती है और अगर वह पकड़ा गया तो उसकी पत्नी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से दीपक कई दिन इस चिंता में बिताता रहा कि अगर वो जेल चला गया तो उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। काफी सोचने के बाद दीपक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को भी मारने का फैसला किया। उसे लगता था कि उसके जेल जाने के बाद उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर वो मर जाती तो दीपक को कोई चिंता नहीं रहती। इसके बाद दीपक ने इन सभी हत्याओं को अंजाम देने के लिए 12 अप्रैल 2021 का दिन चुना। सबसे पहले सुबह करीब 8 बजे दीपक ने अपनी पत्नी वीणा के सिर पर हथौड़ा मार दिया, जो अभी भी सो रही थी। हालांकि वीणा की मौत की पुष्टि करने के लिए दीपक कुछ देर तक उसका गला दबाता रहा। इसके बाद दीपक ने अचानक अपनी बड़ी बेटी के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया और जब शोर से उसकी छोटी बेटी की नींद खुली तो उसने पहले उसकी आंखों में देखा और फिर हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद दीपक ने रोशन को फोन किया और उसे अपने घर लंच पर बुलाया। हालांकि रोशन की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी और वह दीपक के घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन दीपक उसे मनाने की कोशिश करता रहा और उसने वीणा के फोन नंबर से रोशन की पत्नी आराडिया को भी फोन किया। इस पर आराडिया मान गई और दीपक से कहा कि वह रोशन को लंच के लिए अपने घर जरूर लेकर आएगी। जब रोशन का दीपक के घर जाना पक्का हो गया तो दीपक ने अपने दूसरे दोस्त प्रभु को फोन करके शाम 4 बजे उसके घर के बाहर मिलने के लिए कहा। हालांकि दीपक की पूरी योजना बन चुकी थी, लेकिन अब वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि इन सभी हत्याओं को अंजाम देने के बाद वह पुलिस के हत्थे न चढ़े। इसी वजह से बाद में वह अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी वीणा के सारे सोने के गहने ले गया, जिसे उसने फिर एक जौहरी को बेच दिया। दीपक ने ये सारे गहने बेचकर इतने पैसे जुटाए कि वह हमेशा के लिए राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाए, ताकि पुलिस उसे कभी न पकड़ पाए। लेकिन फिर जौहरी ने पैसे जुटाने के लिए दीपक से कुछ घंटे मांगे, जिसके बाद दीपक वापस घर आ गया। लेकिन तब तक 11 बज चुके थे और ट्यूशन टीचर रिंकी घोष दीपक के घर उसकी छोटी बेटी को पढ़ाने आ चुकी थी। दीपक पहले ही अपने घर में 3 हत्याएं कर चुका था, इसीलिए उसने अब रिंकी को भी अंदर बुला लिया। जब रिंकी उस कमरे में दाखिल होती है जहां वह पढ़ाती थी, तो उसे वीणा और उसकी दोनों बेटियों की खून से लथपथ लाशें दिखाई देती हैं। इससे पहले कि रिंकी कोई शोर मचा पाती या किसी को कुछ बता पाती, दीपक पीछे से हथौड़े से उसके सिर पर वार कर देता है। संभावना है कि रिंकी की मौत हथौड़े के उस एक वार से हुई होगी, लेकिन उसकी मौत की पुष्टि करने के लिए दीपक ने हथौड़े से उसके सिर पर बार बार वार किया। लेकिन दीपक यहीं नहीं रुका। उसने रिंकी घोष की लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को तौलिए पर शुक्राणु मिले, जिसकी पहचान दीपक के रूप में हुई। इसके बाद दीपक ने रिंकी के हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए और उसकी लाश को एक बॉक्स बेड में बंद कर दिया। इसके बाद दीपक ने दोपहर का इंतजार किया, क्योंकि उसे रोशन और उसकी पत्नी को भी मारना था। हालांकि जब रोशन और उसकी पत्नी दोपहर में दीपक के घर पहुंचे तो वे अपनी 1 साल की बेटी और अंकित को भी साथ लेकर आए। इसलिए दीपक को अब अपना काला सच छिपाने के लिए रोशन के साले अंकित को भी मारना पड़ा। जब दीपक ने अंकित पर हमला करना शुरू किया तो अंकित ने मदद के लिए शोर मचाया, जिससे रोशन उसे बचाने आया और सभी भाग गए। अब दीपक को यह डर था कि कहीं रोशन सीधे पुलिस के पास जाकर उसकी शिकायत न कर दे, और अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसकी पूरी योजना धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए दीपक पुलिस से बचने के लिए दोपहर 3 बजे अपनी बुलेट बाइक पर घर से भाग जाता है। हालांकि पुलिस आखिरकार दीपक को पकड़ लेती है और जिस मकसद से उसने न सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों बल्कि रिंकी को भी मारा था, वह कामयाब नहीं हो पाता। पुलिस ने समय रहते दीपक को पकड़ लिया, वरना वह भी आत्महत्या कर लेता। अब पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या में इस्तेमाल हथियार, उसकी बुलेट बाइक और दीपक के खुद के बयान समेत सभी सबूत जुटा लिए हैं। इसके बाद पुलिस ने जज के सामने केस की चार्जशीट दाखिल कर दी। साथ ही दीपक के खिलाफ 25 लोगों की गवाही हुई और यह केस 2 साल तक कोर्ट में चला। 2 अप्रैल 2023 को दीपक को हत्या, बलात्कार, हत्या की कोशिश और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया।
आखिरकार 6 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने दीपक को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में कई लोगों ने दीपक के दोस्तों रोशन और प्रभु को दोषी बताया। उनका मानना था कि अगर उन्होंने पैसे के लिए दीपक को धोखा नहीं दिया होता तो शायद वह कभी ऐसा कठोर कदम नहीं उठाता। लेकिन इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसके साथ ही जमशेदपुर क्वाड्रपल मर्डर